हेलो बच्चों, वेक्टर्स में आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टेट्राहेड्रॉन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, तो लेट्स डिस्कस इन ब्रीफ। फर्स्ट ऑफ पॉइंट, in pyramid slant surfaces are triangles। ये ठीक है। पिरामिड का मतलब क्या है? पिरामिड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? यू टेक एनी बेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक पेंटागन बेस ले लिया और फिर हमने एक वर्टेक्स लिया ऊपर, ठीक है, एनीथिंग लाइक दिस, और इस वर्टेक्स से इस सब को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। मतलब हाउ वी आर डिफाइनिंग pyramid, you take any base and then take a vertex and join this vertex with vertices of the base. The diagram you'll get or the figure you'll get is called pyramid. Tetrahedron जो है that is also a pyramid जिसमें base is also a triangle, ठीक है। तो जैसे ये tetrahedron है, for example ये मान लिया this is a tetrahedron, it won't be visible, ठीक है। सो दिस इज द वर्टेक्स एंड दिस यू आर हैविंग एज बेस। तो क्लियरली you can see this is the base which is a pentagon and slant surfaces will be triangle। जो slant surface होगा उसमें दो vertices तो बेस का होगा और एक वर्टेक्स जो पिरामिड का बेस होगा। टेट्राहेड्रन इज ऑल्सो ए पिरामिड, काइंड ऑफ पिरामिड, जिसमें बेस विल ऑल्सो बी ए ट्राइंगल। तो ऑल फोर फेसेस विल बी ट्राइंगल्स। तो tetrahedron is a pyramid with base as triangle, ठीक है। तो if this is say A, B, C, D, this is a pyramid जिसमें you have having four vertices and base is also a triangle. If base is triangle and slant surfaces are also triangle, that means any one of the faces can act as base। इस वाले केस में तो जो बेस होगा वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि ये बेस है, बाकी ये स्लैंट सरफेसेस है। टेट्राहेड्रॉन में टोटल 4 फेसेस होंगे, चारों में से किसी को भी बेस बोल सकते हैं बिकॉज सारी फेसेस ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो अब इस टेट्राहेड्रॉन के लिए लिख लेते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल्स टू 4। ए बी सी डी 4 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ फेसेस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4, ठीक है। ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी एंड बी सी डी, ये टोटल 4 फेसेस हो गए। उसके बाद एजेस कितना हो जाएगा? 3 तो बेस में हो जाएगा और 3 ये जॉइनिंग हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल्स टू 6। ऐसा टोटल कितना एजेस हो जाएगा? 6। थर्ड पॉइंट, कंसीडर ए tetrahedron ABC
with position vector of vertices as A vector, B vector, C vector, D vector. Let G1 is centroid of face BCD, then position vector of G1 is equals to G1 vector will be B plus C plus D by 3. ठीक है, मतलब डायग्राम क्या हो गया, ये मान लिया A हो गया, ये B C D, यहाँ पे इसका फेस G1 हो गया। तो इसको अगर हमने ज्वाइन किया इस एज को, तो A का पोजीशन वेक्टर A हो गया और G1 का पोजीशन वेक्टर B प्लस C प्लस D बाई 3 हो गया। ठीक है, ट्राइंगल में सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उनको सम बाई 3 कर लिया। अब हमने AG1 के ऊपर एक पॉइंट मान लिया, कोई भी K ले लिया जो इसको λ/1 की रेशो में डिवाइड करे। लेट पॉइंट K lies on AG1 and divides it in the ratio λ/1. Then position vector of K is, तो लैम्डा इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो विल बी B प्लस C प्लस D बाई 3 प्लस 1 इंटू A डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। ये आ गया। अब तुम इसको ऐसे ही देखो, इफ़ आई वॉन्ट दिस टू बी सिमेट्रिक इन ABCD, तो हम लैम्डा का वैल्यू 3 ले सकते हैं। लैम्डा का वैल्यू 3 लिया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे B प्लस C प्लस D प्लस A आ जाएगा। तो इसी में इफ़ लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, देन लैम्डा का वैल्यू 3 अगर हमने रखा तो ये कितना आ जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D होल डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा। अब ये सिमेट्री में लाने का पर्पस क्या है, सिमेट्री में लाने का पर्पस ये है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच इज लाइंग ऑन दिस लाइन AG1। AG1 है क्या कि जो भी टेट्राहेड्रॉन है, जैसे मान लिया ये A है, ये BCD है, हमने A को मतलब ऐसे करके इस BCD फेस जो यहाँ पे फेस है उसके सेंट्रॉइड के साथ ऐसे ज्वाइन किया है, तो एक लाइन सेगमेंट आया, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट लिया हमने जो 3:1 की रेशो में इसको डिवाइड करा है, वो A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4 आ गया। ये ठीक है। अच्छा, ये जो AG1 है या फिर जो पॉइंट K है, ये ठीक है, AG1 में BCD बेस का हमने क्या लिया है, सेंट्रॉइड, तो जो भी रिजल्ट आए वो BCD में तो सिमेट्रिक है ही। ठीक है, तो अगर हमने AG1 लिया है तो AG1 जो लाइन सेगमेंट है वो A स्पेसिफिक है, मतलब A को अलग टाइप की ट्रीटमेंट मिली है क्योंकि A से हमने सामने वाले फेस के सेंट्रॉइड को ज्वाइन किया है, उसके ऊपर एक हमें सिमेट्रिक पॉइंट मिल गया। तो इसमें तो ऐसा कुछ पता लग ही नहीं रहा कि A को कोई खास ट्रीटमेंट मिला है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने AG1 लाइन इसके ऊपर एक पॉइंट ढूंढ लिया, तो अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं तो ये B हो गया और ये ACD हो गया। तो अगर मैं B को ज्वाइन करूं ACD फेस के सेंट्रॉइड के साथ, ACD फेस का सेंट्रॉइड G2 मान लिया, उसको अगर मैं B से ज्वाइन करूं तो उसके ऊपर भी सिमेट्री से सेम पॉइंट आ जाना चाहिए। फिर ऐसे ही अगर हम C को ज्वाइन करें ABD फेस के सेंट्रॉइड के साथ तो उसके ऊपर भी आ जाना चाहिए। तो 4 डिफरेंट लाइंस पे AG1, BG2, CG3, DG4, इन 4 डिफरेंट लाइन पे एक ही पॉइंट मिल रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर सिग्मा A/4 है।
तो 4 डिफरेंट लाइन पे एक पॉइंट मिलने का मतलब क्या है? पॉइंट तो जो पोजीशन वेक्टर होता है वो तो यूनिक होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि दुनिया में 2 पॉइंट हो और दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसका मतलब क्या है कि चारों पॉइंट के ऊपर, चारों लाइन के ऊपर AG1 BG2 CG3 DG4, इन चारों लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट मिल रहा है तो दैट मीन्स दीज 4 लाइन्स आर कॉन्करेंट, और जो पॉइंट हमें मिल रहा है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। ठीक है, तो हमें K का पोजीशन वेक्टर क्या मिल गया? A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4 यूजिंग सिमेट्री द सेम पॉइंट कैन बी obtained on lines BG2 CG3 DG4 where G2 is, जैसे G1 सेंट्रॉइड है वैसे ही G2 इज सेंट्रॉइड ऑफ द फेस ACD एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब क्या है? ऐसे ही G3 आ जाएगा, ऐसे ही G4 आ जाएगा। Now if these 4 lines have a point with same position vector, then these lines are concurrent at point K। ठीक है, तो इन लाइंस को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? These are the line which are joining vertices with centroid of the opposite face. So hence lines joining vertices with centroid of opposite face will be concurrent at a point with position vector sigma A vector by 4, and this point is called centroid of tetrahedron, and this point divides AG1 BG2 CG3 and DG4 in the ratio 3:1। मतलब इसको ऐसे सोचो एनालॉजी के लिए कि एक हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है उसमें हम मीडियंस खींचते हैं। ट्राइंगल का मतलब क्या? 3 वर्टिसेस हैं, और जो मीडियन है उसको भी हमने 2 और 1 3 मतलब 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया। जो सेंट्रॉइड है वो उसको 2:1 की रेशो में ब्रेक करता है। टेट्राहेड्रॉन में 4 वर्टिसेस हो गए, और वर्टेक्स से ऑपोजिट फेस के सेंट्रॉइड को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको भी हमने काइंड ऑफ 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3:1 की रेशो में जो पॉइंट डिवाइड करेगा वो सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, तो याद हम ऐसे रख सकते हैं बड़े आराम से। वैसे तो याद रखने के लिए इतना कोई है नहीं, बट फिर भी
सेंट्रॉइड का मतलब ये है कि जैसे अगर टेट्राहेड्रॉन है, उसके चारों वर्टिसिस पे अगर हम इक्वल मास रख दें m, तो उस 4m जो मास हो गया चार वर्टिसिस पे, उसको हम हटा के सेंट्रॉइड पे 4m रख सकते हैं, एक ही इफेक्ट आएगा। ठीक है, इफेक्टिव जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा, मतलब ग्रेविटी पता नहीं फिजिक्स में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास ही बोलते हैं। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंट्रॉइड हो गया। तो हम वर्टिसेस से 4m हटा के हम उसके सेंट्रॉइड पे रख सकते हैं। क्वेश्चन 1, प्रूव दैट इन ए tetrahedron lines joining midpoints of opposite edges passes through centroid and are bisected by it. Solution. ये मान लिया A है, मुझे ये डॉटेड लाइन बनाने का मतलब कि दिस इज नॉट विजिबल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो BCD है उसको तो हमने इस बोर्ड के प्लेन में छोड़ दिया और A पॉइंट को हमने ऐसे उठा लिया, तो A तो ऐसे हवा में और BCD इस प्लेन के अंदर है। इसने क्या बोला कि पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस लिया, जैसे AB ले लिया तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, A और B को छोड़ के जो भी बच जाए तो CD, ये ठीक है। इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे, जैसे इसका मिड पॉइंट M1 हो गया, इसका मिड पॉइंट M2 हो गया, तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये भी सेंट्रॉइड पे सेंट्रॉइड से पास कर रहा होगा प्लस उससे बाइसेक्ट होगा। तो देखो एक कॉन्सेप्ट तो जो अभी हमने समझाया था बहुत ईजी है, एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सेंट्रॉइड है, ठीक है। अभी जैसे एम 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 रखा था, अभी मैंने ये समझाया था कि सेंट्रॉइड क्यों बोलते हैं, कि यहाँ पे जो 4m रखा है उसको हम हटा के सेंट्रॉइड पे रख सकते हैं 4m एक साथ, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे m रखा है, यहाँ पे m रखा है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वहाँ पे हम 2m रख सकते हैं, तो यहाँ हमने 2m रख दिया। ऐसे यहाँ पे m रखा है, यहाँ पे m रखा है, तो इसको उठा के हम दोनों को हटा के यहाँ पे 2m रख सकते हैं, तो यहाँ 2m मास हो गया। तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, इन दोनों का मिडिल पॉइंट। तो जो चार जगह पे रखा था उसको हमने दो तरीके से अरेंज किया। एक तो हम ये बोल सकते हैं उनको चारों को हटा के 4m सीधा सीधा सेंट्रॉइड पर रख सकते हैं K पे। दूसरा तरीका ये हो गया कि हमने ये दोनों उठा के पहले M1 पे रखा, ये दोनों उठा के M2 पे रखा, फिर यहाँ पे जो 2m आया उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसका भी मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ से 2m हटा के M1 M2 के मिड पॉइंट पे रख दिया 4m। तो जो चार मास रखे हुए थे वो एक तो सेंट्रॉइड पे रखा जा सकता है, और एक दूसरा अगर हम डिफरेंट अरेंजमेंट से जाएं, ये ठीक है, हम पहले इन दोनों को एक साथ हटा के यहाँ रखा, फिर इन दोनों को एक साथ यहाँ पे हटा के रखा, उस अरेंजमेंट से जाएं तो वो M1 M2 के मिड पॉइंट पे भी जा रहा है। तो ये दोनों बात क्या प्रूव करता है कि जो सेंट्रॉइड है एंड M1 M2 का जो मिड पॉइंट है वो सेम ही पॉइंट है, ये प्रूव करता है। तभी तो उसको कैसे भी किसी भी अरेंजमेंट से हम लेके जाएँ सेंटर ऑफ मास तो एक ही जगह आएगा। एक तरीका तो ये हो गया प्रूव करने का, बहुत इंट्यूटिवली अंडरस्टैंडेबल तरीका ना, जिसको हम तुरंत समझ में आ जाए। दूसरा अपना यूजुअल मेथड है, इतना दिमाग ही नहीं लगाया। ये A वेक्टर है, D वेक्टर है, C वेक्टर है, मान लिया ये B वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा A प्लस B/2, ये हो जाएगा C प्लस D/2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ M1 M2 इज इक्वल्स टू A प्लस B/2 प्लस C प्लस D/2/2, ये ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट। दिस इज नथिंग बट A प्लस B प्लस C प्लस D/4, यही पॉइंट K होता है। सेंट्रॉइड भी ऐसी होता है,
और हमने अभी क्या निकाला था M1 M2 का मिड पॉइंट. दिस इम्प्लाइज मिड पॉइंट ऑफ M1 M2 is centroid only. So hence proved. ठीक है, यही चाहिए था, हो गया प्रूफ कि पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस लिए उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट सेंट्रॉइड होगा. ठीक है, prove that in a tetrahedron ABCD tetrahedron formed by in a tetrahedron ABCD tetrahedron formed by joining the centroids of faces and the given tetrahedron. Both have same centroid. पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ लो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा शायद. सोल्यूशन इसने क्या बोला है, इन ए टेट्राहेड्रॉन ABCD. तो पहले तो हमने एक टेट्राहेड्रॉन मान लिया ABCD. टेट्राहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेंट्रॉइड ऑफ द फेसेस. तो 4 फेसेस हो गए, उसमें एक मान लिया जैसे BCD का G1 हो गया और ACD का G2 हो गया, फिर ABD का G3 हो गया और यहाँ पे मान लिया G4 हो गया. ये G4 इस वाले फेस के अंदर है, ये G3 इसके अंदर है. तो ऐसे ज्वाइन करके भी एक अंदर छोटा टेट्राहेड्रॉन और बन जाएगा ऐसे करके. ठीक है, आई होप यू कैन विजुलाइज इट. बिल्कुल. अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि टेट्राहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेंट्रॉइड ऑफ फेसेस एंड द गिवन टेट्राहेड्रॉन, मतलब ABCD. मतलब उसने 2 टेट्राहेड्रॉन की बात की, एक हो गया ABCD और दूसरा हो गया G1 G2 G3 G4. दीज 2 टेट्राहेड्रॉन्स विल हैव सेम सेंट्रॉइड, मतलब G1 G2 G3 G4 एंड दिस ABCD विल हैव सेम सेंट्रॉइड. ये प्रूव करना है. ठीक है, तो करते हैं प्रूफ. लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD आर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर. देन पोजीशन वेक्टर ऑफ
सेंट्रॉइड ऑफ ए बी सी डी इज, ये ठीक है, इन चारों को जोड़ लिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, चारों को जोड़ के बाई 4 कर लिया, ठीक है। तो अब पोजीशन वेक्टर ऑफ G1 कितना हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी बाई 3, ऐसे ही G2 जी आई लिखते हैं, G2 विल बी ए प्लस सी प्लस डी बाई 3, G3 विल बी ए प्लस बी प्लस डी बाई 3 एंड G4 विल बी ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो इन चारों का जो सेंट्रॉइड होगा, इसने बेसिकली हमें क्या फॉर्मूला बताया है कि अगर हमारे पास कोई टेट्राहेड्रॉन है और उसका हमें सेंट्रॉइड चाहिए, तो उन चारों वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर जोड़ के अपॉन 4 कर दो, ठीक है। तो अगर हमें G1 G2 G3 G4 का सेंट्रॉइड चाहिए तो इन चारों को जोड़ के अपॉन 4 कर देते हैं। तो सेंट्रॉइड ऑफ G1 G2 G3 G4 बराबर इसी फॉर्मूले से हो जाएगा सिग्मा G1 बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू सिग्मा B प्लस सी प्लस डी अपॉन 3 अपॉन 4। तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यू कैन सी कि A 3 जगह आएगा, एक जगह नहीं आएगा। तो A कितनी बार आएगा टोटल, 3 बार। तो उस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। सिमेट्री से B भी 3 बार आएगा, C भी 3 बार आएगा, तो ये 3 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, एक एक बार बचेगा अपॉन 4, ठीक है। अब ये भी सिग्मा A बाई 4 है, ये भी सिग्मा A बाई 4 है। तो उसका मतलब क्या है कि जो इसका सेंट्रॉइड है मान लिया K डैश और इसका जो सेंटर था K, दोनों सेम ही पोजीशन वेक्टर हैं, तो दोनों सेम ही पॉइंट हैं। एज K इज इक्वल्स टू K डैश, दिस इम्प्लाइज centroids of G1 G2 G3 G4 and ABCD coincides, ठीक है, यही प्रूव करना था, इट कोइंसाइड्स। अब जैसे हमने बोला था कि पिरामिड क्या होता है, वैसे ही प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म में क्या है, कोई भी बेस लिया किसी भी तरह का, फिर एकदम सिमिलर बेस उसके ऊपर रखा और करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ज्वाइन कर लिया। ऐसे करने से जो डायग्राम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म। तो जैसे एक वर्टेक्स ये, एक बेस ये, दूसरा वर्टेक्स नीचे, मतलब पेंटागन मान लिया, ऊपर भी पेंटागन मान लिया। तो जब हम करस्पॉन्डिंग को ज्वाइन करेंगे तो नीचे A है, A1 है, ऊपर A2 है, तो A1 A2 को ज्वाइन किया, फिर नीचे B1 है, ऊपर B2 है, उन दोनों को ज्वाइन किया, तो जो स्लैंट सरफेस आएगा ये, ठीक है, जो साइड वाली वॉल्स आएंगी वो सब के सब पैरेललोग्राम होगा इन जनरल। और अगर जस्ट बेस एक दूसरे के ऊपर ही है, मतलब दोनों के अगर सेंटर्स मैच कर रहे हैं, तो फिर इट विल बी रेक्टेंगल। तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इन प्रिज्म slant surfaces are rectangles, ठीक है। तो जैसे मतलब पेंटागन में ऐसा कुछ है नहीं, बट ये तो हमने ऐसे ले लिया। तो ये मान लिया A1 A2 A3 A4 A5 है, और ये मान लिया B1 B2 B3
B4 एंड B5 है। तो इनके करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को हमने ज्वाइन कर लिया, जैसे ये यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब ये विल नॉट बी विजिबल, दिस विल नॉट बी विजिबल। नाउ आई होप यू कैन सी इट कि ऊपर वाला फेस ये हो गया, नीचे वाला फेस ये हो गया, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये जो बचा ये प्रिज्म बना। ये ठीक है, प्रिज्म में बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ट्राइंगल भी हो सकता है। मतलब हम ऐसे बना सकते हैं कि एक ट्राइंगल लिया और दूसरा ट्राइंगल लिया, फिर करस्पॉन्डिंग को ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो जो हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा वो इसी तरह का पढ़ा है। प्रिज्म ये होता है, ये भी प्रिज्म हो गया। ठीक है, अब parallelopiped is a prism। जैसे हमने टेट्राहेड्रॉन में बोला था कि टेट्राहेड्रॉन पिरामिड है। पिरामिड क्या होता है, कोई भी बेस लो, स्लैंट सरफेसेस ट्राइंगल आएगा। टेट्राहेड्रॉन में हमने क्या किया कि हमने कि बेस को भी ट्राइंगल ले लिया, तो बेस में और बाकी किसी भी फेस में कोई अंतर ही नहीं बचा, सारे ट्राइंगल हो गए। ठीक है, वैसे ही रेक्टेंगल्स और मतलब पैरेललोग्राम बोलना चाहिए मैं, तो इन जनरल रेक्टेंगल तो एक स्पेशल केस हो गया। तो जो प्रिज्म है, जो प्रिज्म है उसमें हमने क्या बोला कि स्लैंट सरफेसेस क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब प्रिज्म में हम बेस कुछ भी ले सकते हैं, बट अगर हमने बेस को भी पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है, तो उसको हम पैरेललोपाइप बोलेंगे। स्लैंट सरफेसेस प्रिज्म के अंदर पहले से क्या होता है, पैरेललोग्राम। और अगर हमने बेस को भी पैरेललोग्राम ले लिया, टॉप भी ऑफ कोर्स पैरेललोग्राम ले लिया, तो फिर हम बेस में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते किसको बेस बोलें किसको नहीं बोलें, सारा कुछ एक जैसा हो जाएगा। फिर तो हम किसी को भी बेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इज ए प्रिज्म विद बेस एज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि इस तरह की चीज़ होगी। इसमें ठीक है, A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2, ये हो गया हमारा पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसीज कितना हो जाएगा, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 वर्टिसीज हो जाएंगे। ठीक है, फिर नंबर ऑफ एजेस, तो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 जॉइनिंग करने वाला साइड में, तो वो हो जाएगा 12। फिर उसके बाद नंबर ऑफ फेसेस, 4 तो ये साइड में हो गया स्लैंट सरफेस, एक टॉप और एक बेस, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 बेसेस। ठीक है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड मेन डायगोनल, ये ठीक है, और केबल डायगोनल, ये ठीक है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी डायगोनल। वो कितने हो जाएंगे, 4। कौन कौन से, ए को अपने ऑपोजिट वाले से ज्वाइन किया, तो A1 C2, ठीक है, B1 को इससे ज्वाइन किया, B1 D2, C1 को इससे ज्वाइन किया, A2 C1 एंड D1 B2, ये 4 हो गए बॉडी डायगोनल। ठीक है, एंड नंबर ऑफ फेस डायगोनल,
फेस डायगोनल मतलब जैसे A1 C1 ये एक फेस डायगोनल हो गया, ऐसे ही B1 D1 ये दूसरा फेस डायगोनल हो गया। तो कितने फेसेस हैं टोटल? 6 पैरेललोग्राम एज ए फेस काम कर रहा है। हर पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल आ जाएंगे, हर फेस में 2 डायगोनल आ जाएंगे। तो टोटल कितने डायगोनल हो गए? 6 × 2 12। तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स कितने हो गए? 12। अगर केवल वर्ड डायगोनल यूज़ किया गया है तो फेस डायगोनल नहीं होगा, वो बॉडी डायगोनल होगा। जैसे A1 C2 ये बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, हाँ A2 B2 C2 D2। अब इसमें हमने क्या किया कि चारों टोटल कितने वर्टिसेस हैं? 8। तो उन 8 वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर मानेंगे तो बहुत सारे वेक्टर्स आ जाएंगे। तो उसकी बजाय हमने क्या किया कि फ्री वेक्टर से काम चला लिया कि मान लिया ये वाला वेक्टर A वेक्टर है, ये वाला वेक्टर B वेक्टर है, ये वाला वेक्टर C वेक्टर। वेक्टर मतलब फ्री वेक्टर। तो अगर ये B वेक्टर है तो ये भी B वेक्टर हो जाएगा, ये भी B वेक्टर हो जाएगा, ये भी B वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं, केवल हमने फ्री वेक्टर्स हैं। तो कुछ ऐसे करके हो गया, जैसे ये पॉइंट A1 हो गया, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है। ठीक है, हाँ। तो अगर मेरे को पैरेललोग्राम, अगर कोई भी 3 ऐसे वेक्टर दे रखा हो, ये ठीक है, नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में नहीं होना चाहिए, वरना फिर वॉल्यूम कैसे आएगा? ये ठीक है, मतलब फिर तो ये पैरेलल पाइप बन ही नहीं पाएगा। अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, ऐसे कोई भी 3 वेक्टर दिए, तो उससे हम एक यूनिक पैरेलल पाइप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तीनों के इनिशियल पॉइंट को सेम किया, मान लिया ये, फिर हमने क्या किया, इसको और इसको लेके ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ये बेस आ गया, ये ठीक है पैरेललोग्राम। फिर हमने क्या किया, ये वाला वेक्टर उठा के इसी की डुप्लीकेट कॉपी रख दी चारों वर्टिसेस पे। तो ऊपर एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, वर्टिसेस को लेके उनको भी ज्वाइन कर दिया। तो एक पैरेललोग्राम नीचे, एक ऊपर, और हमारे पास एक पैरेललोपाइप्ड तैयार हो गया। ठीक है, जिसमें A B C फ्री वेक्टर्स हैं। ये ठीक है, इसको हम ऐसे बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स हैं, को इनिशियल एजेस हैं। ठीक, को इनिशियल मतलब एक साथ शुरू होने वाले। तो A1 पॉइंट से सब कुछ शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम 1 मिनट के लिए A1 कोई ओरिजिन मान लें, ठीक है, तो C2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? A1 से C2 तक कैसे जा सकते हैं? A वेक्टर, B वेक्टर और ये फिर C वेक्टर होगा, ये चारों C वेक्टर होंगे, ये चारों। ठीक है, तो अगर मेरे को C2 का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो वो आ जाएगा A + B + C। अगर मेरे को C1 का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो ऑरिजिन से C1 तक पहुंच जाओ किसी भी रास्ते से, तो A वेक्टर B वेक्टर, तो दैट विल बी A + B। अगर मेरे को D1 का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो A1 से D तक पहुंचने में कौन सा वेक्टर खर्च होगा? B। ऐसे करके सबके पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं ABC के टर्म्स में। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, ये जो बॉडी डायगोनल है A1 C2, ये ठीक है, इसका हमने मिड पॉइंट निकाला। ये ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ A1 C2 बराबर ऐसे लिख देते हैं M A1 C2, तो वो हो जाएगा A + B + C/2। कैसे हो जाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर प्लस A1 का पोजीशन वेक्टर इज 0, तो दिस प्लस दिस बाई 2, तो दिस + 0/2 इतना आ गया। तो ऐसे अगर मिड पॉइंट ऑफ कोई दूसरे का निकाला, जैसे B2 D1, ये ठीक है, ये भी एक बॉडी डायगोनल है B2 D1, तो मिड पॉइंट ऑफ B2 D1 दैट इज डिनोटेड बाय ऐसे, दिस इज इक्वल्स टू D का पोजीशन वेक्टर क्या है? B,
प्लस B2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ऑरिजिन से यहाँ तक पहुँच जाओ तो पहले A वेक्टर खर्च हुआ, फिर ये C वेक्टर है, तो वो हो जाएगा A प्लस C। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना है तो बाई 2, सो दिस इज A प्लस B प्लस C बाई 2। ऐसे हो गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो मैच कर गया, तो सिमेट्री से जो बाकी के दो डायगोनल आएंगे उनका मिड पॉइंट भी यही आ जाएगा। तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया कि जो बॉडी डायगोनल है पैरेललोपाइड के अंदर, वो 4 बॉडी डायगोनल आएंगे, ये ठीक है, वो चारों के चारों कॉन्करेंट होगा, एक पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि हमने मिड पॉइंट निकाला है A1C2 का। A1C2 पूरा डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट निकाला है और उसको हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। ठीक है, और उसका पोजीशन वेक्टर इस डायग्राम के हिसाब से विल बी A प्लस B प्लस C बाई 2। तो अब इन दोनों को देख के हम क्या बोल सकते हैं, यूजिंग सिमेट्री मिड पॉइंट ऑफ ऑल बॉडी डायगोनल्स, ये ठीक है, जो 4 होगा और वो हमने यहाँ लिख भी रखा है, A1C2 B1D2 A2C1 एंड D1B2, मिड पॉइंट ऑफ ऑल बॉडी डायगोनल्स will be same, hence all। केवल डायगोनल वर्ड लिखने का मतलब क्या होगा कि बॉडी डायगोनल की बात चलिए, फेस डायगोनल की बात नहीं चलिए। फेस डायगोनल में तो मेरे को वर्ड फेस यूज़ करना पड़ेगा, बॉडी डायगोनल में तो हमने क्या बोला, मेन डायगोनल बोल दो, डायगोनल बोल दो, बॉडी डायगोनल बोल दो, तीनों चलेगा। तो विल बी सेम, हैंस ऑल डायगोनल्स ऑफ पैरेललोपाइड will be concurrent at a point called centroid and is bisected by it। ठीक है, तो फॉर गिवन डायग्राम पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड बराबर K बराबर A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन 1, प्रूव दैट इन ए parallelopiped lines joining midpoints of pair of opposite edges। मतलब जैसे ये है, इसका मिड पॉइंट मान लिया M1 है, तो इसके ऑपोजिट एज किसको बोलेंगे, ये वाली एज को, इसके ऑपोजिट ये। क्यों इसके ऑपोजिट ये है, क्योंकि यही इसके ऑपोजिट, यही इसके रिस्पेक्ट में यूनिकली प्लेस्ड है। इसके जैसा और कोई एज नहीं है इसके रिस्पेक्ट में। अगर बोलूँ कि इसके जैसा कोई नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, इस एज के लिए जैसा ये है वैसा ही ये एज है, दोनों ही एक डिस्टेंस दूर है।
ठीक है, ये जैसा ये है वैसा ही है, जैसा ये है वैसा ही ये वाला है। ठीक है, तो यूनिकनेस किस में बचा? केवल इसी में बचा, तो इसी को हम ऑपोजिट बोलेंगे। तो उसने क्या बोला कि अगर हम इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, ये ठीक है, ये तो बी वेक्टर है, इसको M2 मान लिया, तो ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन है ये भी सेंटर से पास करेगा एंड उससे बाइसेक्ट होगा। तो बहुत ईजी है सोल्यूशन। मिड पॉइंट ऑफ B2C2 इज M1 इज इक्वल्स टू, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे M1 का? एक तरीका तो यह है कि ऑरिजिन से यहाँ तक पहुँच जाओ, जो जो वेक्टर बीच में खर्च हो सब जोड़ दिया, तो ऑरिजिन से A वेक्टर लगा, फिर ये C वेक्टर लगा, ये B है तो ये भी पूरा B है, बट मेरे को तो आधा ही चाहिए, तो B/2 A प्लस C प्लस B/2, A प्लस C प्लस B/2, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। एंड मिड पॉइंट ऑफ ये था B2C2 A1D1, जिसको वी आर कॉलिंग M2 विल बी, A से यहाँ तक जाने में इतना ही वेक्टर लगा, बस ये पूरा वेक्टर B है, तो ये आधा वेक्टर कितना हो जाएगा? B/2। अब एक पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? तो मिड पॉइंट ऑफ M1 M2 क्या होगा उसका पोजीशन वेक्टर? तो दिस प्लस दिस बाई 2, तो A प्लस C प्लस B/2 प्लस B/2 होल डिवाइडेड बाई 2, that is A plus B plus C whole divided by 2, and this is nothing but वही position vector of centroid, this is position vector of centroid, इसलिए hence proved। ठीक है, तो ये हमारा था पैरेललोपाइप्ड। Now let's move to next topic, and that is scalar product or dot product. First point, dot product of two vectors, A vector and B vector, is a scalar quantity and is denoted as A dot B and is defined as A dot B बराबर A B cos theta, where A और B तो A वेक्टर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, तो उसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर।
ठीक है, ए बी कॉस थीटा आ गया, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ऑफ कोर्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो कॉम्यूटेटिव है, ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, दोनों एक ही बात है। अल्टीमेटली तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। अब बी डॉट ए लिखा होगा तो ए बी की जगह बी ए लिख दो, दोनों एक ही बात है। ए और बी तो दो नंबर है इधर, तो नंबर में ए और बी करके मल्टीप्लाई करो या बी और ए करके मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, इसलिए दिस इज ट्रू, ठीक है। सेकंड, अगर हमने लिखा ए डॉट ए का डॉट ए के साथ ही ले लिया, तो जो कॉस थीटा में थीटा है दैट विल बी ए, दिस विल बी 0, कॉस 0 विल बी 1, तो दिस विल बी ए स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं मॉड ए का स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ए इज नथिंग बट ए का डॉट ए के साथ लिख लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट, ए का डॉट अगर हमने के टाइम्स बी लिया, के कोई भी स्केलर है तो के को ऑफ कोर्स बाहर निकाल सकते हैं, ए डॉट बी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, ए डॉट बी प्लस सी किया तो सेपरेट कर सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये हो गया। फिफ्थ, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। फिफ्थ, अगर मान लिया ए डॉट बी 0 के बराबर है, तो ए डॉट बी में तो ए बी कॉस थीटा इतनी क्वांटिटी थी, तीन क्वांटिटी है, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो ए डॉट बी 0 कब होगा, जब इन तीनों में से कोई एक क्वांटिटी 0 हो जाए, तो दिस वुड इम्प्लाई आइदर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। ठीक है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो इसलिए जो डॉट प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हैंस डॉट प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड टू चेक whether two vectors are perpendicular or not, ये ठीक है, या क्या। सिक्स्थ, अगर ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी लिखा है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, इन जनरल के दोनों तरफ से हम ए वेक्टर हटा दें और बी बराबर सी लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कैसा करेंगे, दोनों को एक तरफ लेके आए, माइनस ए डॉट सी बराबर 0, फिर इसमें से ए कॉमन लिया, जैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया उल्टा भी कर सकते हैं कि ए कॉमन ले लिया तो अंदर बी प्लस सी बचा, तो ऐसे यहाँ पे ए कॉमन ले लिया तो अंदर बी माइनस सी बचा, ठीक है। अब इसकी तरह तीन पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, आइदर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर, और ये जो दूसरा वेक्टर है बी माइनस सी ये नल वेक्टर हो जाए, मतलब बी बराबर सी वेक्टर हो जाए, और ए वेक्टर जो है वो बी माइनस सी के परपेंडिकुलर हो जाए, ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसे दोनों तरफ एक वेक्टर कॉमन है, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट दे रखा है और दोनों साइड पे एक वेक्टर कॉमन है,
तो हम उस वेक्टर को ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, सबको एक तरफ ले जाओ, फिर कॉमन लिया एंड सो ऑन, ऐसे करेंगे। ठीक है। 7th, ए डॉट बी हमने कैसे डिफाइन किया, ए बी कॉस थीटा। अब ए और बी तो वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड हो गया, वो तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, तो ए डॉट बी का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, बट वो किसकी वजह से आएगा, प्योरली कॉस थीटा की तरफ से। तो अगर ए डॉट बी पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या है कि जो थीटा है, दो वेक्टर के बीच में एंगल तो वैसे 0 से पाई तक ही जा सकता है ना, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो थीटा है उसका वैल्यू 0 से π/2 तक ही जा रहा है, मतलब एंगल एक्यूट है। तो इफ़ ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज acute angle. If a dot b is less than 0, then angle between a vector and b vector is obtuse angle. और अगर 0 है तो परपेंडिकुलर हो ही जाएगा। ये हो गया हमारा 7th पार्ट। फिर आगे 8th पार्ट। एट्थ पार्ट सेज आई डॉट आई बराबर, आई डॉट आई का मतलब क्या हो जाएगा, इसी की तरह मॉड आई का स्क्वायर, मॉड आई मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो जाएगा। तो जे डॉट जे मतलब आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1। आई का डॉट जे के साथ लें तो आई और जे एक एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो वो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 आएगा। तो आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, ये तो कितना आएगा 0। अब 9th, मान लिया ए वेक्टर दे रखा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो अगर हमने A और B का डॉट लिया तो दिस डॉट दिस, तो A1 A2 A3 डॉट B1 B2 B3। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे इसका डॉट तीनों के साथ आएगा तो इसमें आई वेक्टर्स के बीच में डॉट आएगा। अगर A1 आई कैप और B1 आई कैप का डॉट लेना है तो A1 B1 तो स्केलर नंबर हो गए, वो तो बाहर निकल जाएगा, आई डॉट आई आएगा, वो 1 हो गया। फिर A1 आई और B2 जे इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो A1 और B2 तो नंबर्स हो गया, उसको अलग कर दिया। आई और जे का डॉट लेंगे, आई और जे का डॉट 0 हो जाएगा यहाँ से। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें ये वाले टर्म का डॉट तीनों के साथ आएगा, फिर ऐसे A2 का डॉट तीनों के साथ आएगा, A3 का डॉट तीनों के साथ आएगा, टोटल 9 टर्म्स आ जाएंगे। उन 9 टर्म्स में क्या होगा, जब A1 आई और B1 आई का डॉट होगा तब आई डॉट आई 1 होगा, बाकी इसका जो डॉट आएगा बाकी दो के साथ वो 0 0 आएगा। ऐसे ही जब जे और जे मैच होगा तभी नॉन जीरो आएगा, तभी 1 आएगा, बाकी सब जगह 0 0। तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो ये आ गया हमारे पास कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विल बी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अच्छा, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, जो अपनी डेफिनेशन है वो तो है ए बी कॉस थीटा। ए का मतलब क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A1 A2 नहीं आएगा,
हमने ऐसे लिखा है ना, A1 A2 A3 तो यहीं लिया है, B1 B2 B3 यहाँ लिया है, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ऐसे आएगा। वो डिपेंड करता है कि हमने वेक्टर्स कैसे लिए। तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, एक तो ये आ गया। एक A का मैग्नीट्यूड तो वो आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है, इनटू B1 B2 B3 तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा हमने क्या बोला, A डॉट बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा लिख दिया। दिस इज ऑल्सो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो A का मैग्नीट्यूड, मतलब यही वाली चीज़ लिख रहे हैं, A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर इंटू रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है। अब देखो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा हो गया। तो हमने क्या किया, ए बी से डिवाइड कर दिया और इसको ऐसे लिख सकते हैं, डॉट बराबर कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए कैप डॉट बी कैप। तो अगर हमें दो डायरेक्शंस दे रखा है, ठीक है, मान लिया ए वेक्टर बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं उस कॉस थीटा को कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिया, दोनों के अलोंग, उसका डॉट निकाल लिया, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप, ये निकाल सकते। तो अच्छा, कॉस इनवर्स क्यों कर सकते हैं, कॉस को उधर कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि थीटा क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेके पाई तक जा सकता है। एंड बाई चांस कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज है दैट इज ऑल्सो द सेम, वो भी 0 से पाई तक जा सकता है, इसलिए सीधा सीधा पलट सकते हैं। सही है। हाँ, तो एंगल, अच्छा कुछ लोगों ने डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट से हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, तो वहाँ से भी थीटा निकाल सकते हैं। बट प्रेफरेबल, अगर हमारे पास वेक्टर्स पता हैं और हमसे बोला है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बताओ, तो हम डॉट प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे। क्यों, एक तो डॉट प्रोडक्ट बहुत जल्दी निकल आएगा, दूसरा साइन में तो गड़बड़ हो जाएगा कि अगर मान लिया साइन थीटा का वैल्यू हाफ आया तो मेरे को तो पता लगेगा ही नहीं कि वो 30 डिग्री है या 150 डिग्री है, दोनों जगह पे साइन का वैल्यू हाफ आएगा। यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो अगर एक्यूट एंगल होगा अपने आप पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट इज प्रेफर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंगल। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप। जिन दो डायरेक्शंस के बीच में एंगल चाहिए उन डायरेक्शंस के अलोंग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, अब इसको चाहे तुम कैसे लिख लो, इसको कॉस इनवर्स सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं यहीं से कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी,
और इसको चाहो तो कॉस इनवर्स A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। अब A का मैग्नीट्यूड में भी चाहो तो ऐसे लिख लिया, वो एक ही बात है बेसिकली, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन 1, let A is equals to I minus J plus 2K and B vector is equals to 3I plus 4J minus 7K, then find first part A dot B, second part angle between A vector and B vector। तो आंसर फर्स्ट पार्ट A डॉट बी बराबर x1 y1 3 -1 इंटू 4 -4 2 -7 -14, तो कितना हो जाएगा -15। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट देखो, अगर A डॉट बी हमने कैलकुलेट ही कर लिया है तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स यहीं से निकाल सकते हैं, A डॉट बी अपॉन A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, विच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स A डॉट बी कितना हो गया -15, A का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 4 5 6 तो √6, इसका मैग्नीट्यूड तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है, मतलब 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 49, तो 49 कितना हो जाएगा 74। ये ठीक है, ये आ गया आंसर। तो ऑब्ट्यूज एंगल है, कॉस नेगेटिव आ रहा है, -15 अपॉन √6 इंटू 74, ये आंसर आ गया। ठीक है, और देख ले क्वेश्चन 2, फाइंड x इफ एंगल बिटवीन A बराबर x23 एंड B बराबर -2 x एंड 1 इज ऑब्ट्यूज। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, A डॉट बी शुड बी लेस देन 0, तो इन दोनों का डॉट हो जाएगा x इंटू 2 x, मतलब A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज नेगेटिव, तो हो गया x स्क्वायर -4x -3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका रूट्स कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो दिस विल बी 2 प्लस माइनस √7। हाँ, तो आउटसाइड द रूट -∞ से 2 माइनस √7 यूनियन 2 प्लस √7 से इन्फिनिटी। यही आंसर हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट 10th, फॉर गिवन ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का मतलब क्या है कि अगर हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स कर रखा है, ठीक है, मतलब उनका लेंथ फिक्स है, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड फिक्स है फॉर गिवन ए कॉमा बी, ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी, when a comma b are like vectors। a वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा आएगा। अब अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड फिक्स कर रखा है तो ए बी कॉस थीटा में ए बी वाला पार्ट फिक्स है, कॉस थीटा वेरी कर सकता है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1। कब आएगा, जब थीटा 0, जब दोनों लाइक वेक्टर हो। एंड ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, ए बी, ये ठीक है, माइनस ए बी व्हेन ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर्स, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, तो ऐसा होगा। बट अगेन इसमें क्या चीज़ ध्यान रखेंगे, दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज़ फिक्स्ड। अगर वो फिक्स नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन, फाइंड एक्स इफ A dot B is first part maximum, second part minimum, given A vector बराबर xi plus x minus 1j plus 3k and B vector बराबर 4 minus x I cap plus 2j cap plus 2x k cap, ये हो गया। तो आंसर, अब देखो इस वाले केस में क्या है, ए जो वेक्टर है वो ये क्या है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9, ये इसका रूट के अंदर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस कैटेगरी में फॉल करता ही नहीं, क्योंकि अगर हमने x का वैल्यू चेंज किया तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अब वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो फिर वो ऊपर वाली चीज़ तो लग ही नहीं सकता। ऊपर वाले केस में, मतलब इस वाले केस में तो केवल थीटा चेंज हो रहा था, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सोल्यूशन हम क्या निकालेंगे, a डॉट बी को ही निकाल लिया सीधा सीधा, तो x माइनस 1 3 डॉट 4 माइनस एक्स 2x विल बी, ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस 6x, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 12x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया। अब a डॉट बी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। दिस यू कैन सी easily is basically a parabola downward, this is quadratic। तो पैराबोला डाउनवर्ड में मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि वैल्यू नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, मैक्सिमम वर्टेक्स पे आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम के लिए चाहे तो उसको ऐसी परफेक्ट उसके बना लो, ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर आएगा, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये ठीक है, इधर माइनस लगा लें तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 12 और माइनस के साथ प्लस 12 हो जाएगा, 36 आएगा माइनस के साथ, बट आई रिक्वायर ओनली माइनस 2, तो 34, तो 34 माइनस 36 विल गिव यू माइनस 2। सो दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट,
एंड ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 34 जब ये 0 हो जाए। 34 कब? व्हेन x इज इक्वल्स टू 6। तो उसने x की वैल्यू के लिए पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो x 6 होना चाहिए और मिनिमम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये हो गया हमारा सिंपल। Question 2. Prove that angle made by a diameter in a circle at its circumference is 90 degree. Question number 3. Prove that diagonals of a rhombus are at 90 degree. ठीक है, तो पहले दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। उसने क्या बोला है? डायमीटर ऑफ ए सर्कल मेक्स 90 डिग्री। तो हमने क्या किया कि जो सेंटर है उसको ओरिजिन बोल दिया, ठीक है, और ये ए भी एक डायमीटर आ गया, ठीक है। उसमें हमने ये जो वेक्टर है, अगर ये ओरिजिन है तो ये ए का पोजीशन वेक्टर है, उसको हमने ए बोल दिया, ए वेक्टर हो गया। यहाँ पे हमने कोई भी जनरल पॉइंट पी ले लिया आर वेक्टर, तो उसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर आर वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा ऑफ कोर्स। ये वेक्टर ए है तो इसको मैं अगर माइनस कर दूँ तो पलट जाएगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? माइनस ए वेक्टर। व्हाट आई एम सपोज टू शो इज एंगल ए पी बी, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो मेरे को तो ये दिखाना है ए पी और पी बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री दिखाने के लिए वी कैन टेक हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जिस भी दो लाइन के बीच में 90 डिग्री दिखाना है, हम उन दोनों के बीच में उन दोनों लाइनों के अलोंग वी विल ट्राई टू फाइंड ए वेक्टर, उस वेक्टर का डॉट ले लेंगे। तो जैसे ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? इस वेक्टर का एंड इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट को ज्वाइन किया एंड टुवर्ड्स दिस है, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए। ऐसे ही ये वाला जो वेक्टर है वो हो जाएगा आर प्लस ए। तो उसका मतलब क्या है कि ए पी वैक्टर डॉट बी पी वैक्टर विल बी इक्वल्स टू आर माइनस ए डॉट आर प्लस ए, विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसका जो रेडियस होगा आर, ठीक है, या फिर चलो कैपिटल आर बोल दिया, तो ओरिजिन से सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों ही रेडियस के बराबर होगा आर। तो दिस इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज 0, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 0 का मतलब क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी पी, यही प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, ठीक है, अगर रोम्बस है तो ये मान लिया ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। रोम्बस का मतलब क्या है? ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, मतलब ए वेक्टर का मॉड एंड बी वेक्टर का मॉड इक्वल है। दिस इज क्वेश्चन 3। तो ए बी सी डी, ठीक है,
ये अगर बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है, तो ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, एंड बी डी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो माइनस ए फिर बी। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों डायग्राम म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनके अलॉन्ग वेक्टर निकाल लिया, यही दोनों, इनका डॉट ले लिया, तो आ जाएगा ए प्लस बी डॉट बी माइनस ए। मतलब डॉट प्रोडक्ट हमने बेसिकली कैसे लिया है, ए का डॉट बी के साथ लिया तो वो ऐसे आ जाएगा ए डॉट बी, फिर ए का डॉट ए के साथ लिया माइनस ए स्क्वायर, बी का डॉट बी के साथ लिया तो बी डॉट बी को तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस बी डॉट ए। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही किया है, यहाँ पे बेसिकली आर का डॉट आर के साथ, ए का डॉट ए के साथ, आर का डॉट ए के साथ आर डॉट ए आ जाएगा, माइनस फिर ए डॉट आर आ जाएगा जब इन दोनों का डॉट लिया, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसलिए ये आया। इसमें ये दोनों कैंसिल हो गया, दिस इज़ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मान लिया एल के बराबर, तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, so this will imply BD is perpendicular to AC, hence proved। यही प्रूव करना है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कहीं पे भी अगर कॉस इन्वॉल्व है, कहीं पे अगर हमें कॉस इन्वॉल्व दिखाई दे तो वी कैन थिंक ऑफ फॉर ए मोमेंट कि कहीं डॉट प्रोडक्ट से तो कोई लेना देना नहीं है, और अगर डॉट प्रोडक्ट से लेना देना है तो हमने जिस भी मतलब कॉस थीटा अगर दिखाई दे हमें, तो पहले हम ये देखेंगे थीटा किस किस के बीच में एंगल आ रहा है। ठीक है, अब जो दो लाइन आ जाएं, दो वेक्टर आ जाएं, अगर वो आइडेंटिफाई हो गया तो फिर उन दोनों लाइन के अलॉन्ग हम वेक्टर ढूंढेंगे, फिर उन दोनों वेक्टर का जब डॉट लेंगे तो फिर कॉस थीटा जनरेट होगा। ठीक है, तो एक और नोट लिख लेते हैं, नोट 1, अगर a प्लस बी वेक्टर का डॉट a प्लस बी वेक्टर के साथ लिया जाए तो दैट इज़ a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी बताया था कि a डॉट a मॉड a वेक्टर का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर होता है। अच्छा, इसको बाई कन्वेंशन ऐसे भी लिखते हैं, तो अगर हमने वेक्टर का स्क्वायर लिख दिया तो उसका एक मतलब है। ठीक है, मतलब इसको बाई कन्वेंशन हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है, इफ़ेक्टिवली उस वेक्टर का डॉट उसी के साथ लिया गया है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर वेक्टर के स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसके मॉड का स्क्वायर है, ये केवल स्क्वायर में चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। अगर मैं लिख दिया कि वेक्टर का क्यूब लिख दिया तो इट इज़ नॉट परमिटेड। ठीक है, वेक्टर के क्यूब का कोई मतलब नहीं है। वेक्टर की पावर 4 लिख दिया, मतलब एक तो हमने ऐसे लिखा तो ये तो परफेक्टली वैलिड है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज़ ए नंबर, उसका पावर 4 लिखा हुआ है। बट अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। जो कन्वेंशन है वो केवल 2 के लिए काम करता है, तो दिस इज़ मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। अगर ये है तो हाँ, उसका मतलब हो गया ए डॉट ए। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका डॉट उसी के साथ लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया नोट 1 2। तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी मॉड ए प्लस बी हो जाएगा। अब भले ही इसको ए प्लस बी का स्क्वायर लिख लो, जब इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी है, डॉट प्रोडक्ट है। यदि दिस इज नॉट सिंपली ए और बी, ये तो ए बी कॉस थीटा है, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर स्केलर की तरह लिखेंगे 2ab तो साथ में कॉस थीटा भी आएगा, ये है। ठीक है, नोट 3, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
नोट 4, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी बराबर मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ये हो गया, ठीक है। नोट 5, अगर हम a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर और a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ दें, तो 2ab वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इट विल गेट ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। नोट 6, अगर मान लिया 3 वेक्टर हैं, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी सी डॉट ए। तो मतलब शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, सिग्मा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए डॉट बी। ये आएगा, मतलब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी के मॉड बराबर इसको लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइंड यू दिस इज नॉट सिंपल ए बी, दिस इज ए डॉट बी, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। नोट 7, अगर मान लिया हम ऐसे लिख लें ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस ये आएगा। तो यहाँ से एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के मॉड का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो इसलिए सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, एक तो ये इनइक्वालिटी खूब यूज़ होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से भी ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के मॉड का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के मॉड का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो दिस विल इम्प्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस
तो वेक्टर में काफ़ी क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला ना, इनइक्वालिटी का अगर यूज़ हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं दोनों का यूज़ हुआ होगा। वो बेसिकली क्या बोलेगा कि एक चीज़ को दे के दूसरे वाले का वैल्यू पूछ लेगा, समथिंग लाइक दिस। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी।